हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ईएसडी डायोड वर्किंग। ईएसडी डायोड कैसे वर्क करता है और ये क्यों यूज होता है, इसको हम सर्किट में क्यों यूज करते हैं। तो ईएसडी डायोड जनरली जो ईएसडी रिमूव करने के लिए या हाई वोल्टेज स्पाइक आती है डेटा लाइन पे या पावर बस पे, तो उसको रिमूव करने के लिए हम ईएसडी डायोड यूज करते हैं डेटा लाइन और पावर बस पे। तो ये वर्क कैसे करता है, और ये वैसे दो टाइप के होते हैं, यूनि डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल जो होता है वो आपको एक साइड से प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि ये वाला यूनि डायरेक्शनल है, ये आपकी डेटा लाइन है, ये आपकी डेटा लाइन है, तो ये इधर से ही प्रोटेक्ट करेगा, इधर से ही ये प्रोटेक्ट करेगा। और यूनि डायरेक्शनल जो होता है किस टाइप का प्रोटेक्ट करेगा ये, जैसे कि ये हमारी डेटा लाइन है ये, और जो हमने ईएसडी डायोड लगाया हुआ है वो 3 पॉइंट, मान लीजिए 3.3 है, और ईएसडी डायोड जो लगाया हुआ है हमने 4 वोल्ट का लगाया हुआ है, 4 वोल्ट या 3.6 वोल्ट का लगाया हुआ। तो इस डेटा लाइन पे अगर कोई स्पाइक आती है 4 वोल्ट से ज़्यादा, वो 4 वोल्ट से ज़्यादा है या 3.6 वोल्ट से ज़्यादा है, तो वो इस स्पाइक को जो है अपने अंदर से पास करा देता है, ऐसे पास हो जाती है वो। तो अब जो बाई डायरेक्शनल होती है वो अगर ग्राउंड लेवल पे कोई स्पाइक आती है ऐसी, तो उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो सीधी ऐसे पास हो जाएगी डेटा लाइन पे। पर बाई डायरेक्शनल जो होता है वो इसको भी क्लिप करेगा और इसको भी क्लिप करेगा। तो हमें स्मूथ क्या मिलेगी, स्मूथ वेवफॉर्म मिलेगी, लाइक इस तरह, जो दोनों साइड से हमारी जो प्रोटेक्ट करता है डेटा लाइन को। ऐसी पावर बस में आप कह सकते हो, पावर बस में आपका जो है सिग्नल, आपका पावर लाइन जो होती है वो स्ट्रेट होती है। मान लीजिए ये 3.3 वोल्ट की है, तो इसमें भी इस टाइप की स्पाइक आती है या ईएसडी आती है, ईएसडी इस टाइप की होती है, इस टाइप की, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है, आपको स्मूथ पावर लाइन देता है। तो ये बायडायरेक्शनल हो गए, और ये इसका सिंबल है बायडायरेक्शनल, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे। ये ईएसडी डायोड और टीवीएस डायोड सेम ही होते हैं, और आप इनको जीना डायोड भी कह सकते हैं, लेकिन जीना डायोड इनका जो फीचर्स होता है वो थोड़ा जीना डायोड से एडवांस होता है। जैसे कि फास्ट रेस्पॉन्स और लो कैपेसिटेंस, लो लीकेज करंट। तो इसका जो रेस्पॉन्स होता है जीना डायोड से बहुत फास्ट होता है। आप इसका एक ग्राफ देखते हैं, ये यूनि डायरेक्शनल ईएसडी डायोड के लिए ग्राफ है। तो ये वाली फॉरवर्ड कंडीशन है और ये वाली रिवर्स कंडीशन है। तो फॉरवर्ड कंडीशन में जो है ईएसडी डायोड वो सिंपल डायोड की तरह वर्क करता है। ये इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज होगी 0.7 0.6 जो भी है वो, और ये करंट होगी। इसको आप देखोगे तो सिंपल सिलिकॉन डायोड की तरह इसका ये इधर का ग्राफ है, और इधर का ये इसका मेन पॉइंट होता है। जो ईएसडी डायोड होता है हमेशा रिवर्स में यूज होता है, हम उसको फॉरवर्ड में यूज नहीं करते। और इसके फिर ये पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आप इनको पढ़ सकते हो। आर डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है वो, जैसे कि कोई भी कंपोनेंट्स वगैरह, जो भी कंपोनेंट्स है या कोई और चीज़ है, मशीन है, उसकी वर्किंग में कुछ जब वो वर्क करती है तो उसमें कुछ डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, वो जो कम ज़्यादा होता रहता है। तो ऐसे ही ईएसडी डायोड में भी डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है इसका, इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो इसमें क्या होता है, ये कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जब स्ट्राइक आती है, ईएसडी स्ट्राइक आती है, तो उस टाइम पे ये एक्टिव हो जाता है, और उस टाइम तो जितना ये ज़्यादा होगा उतना जो क्लैंप वोल्टेज है वो ज़्यादा बनेगी ईएसडी डायोड पे। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, जैसे कि ये हमारा ईएसडी डायोड है, ठीक है। अब इस पर कोई स्ट्राइक आई, ये 10 वोल्ट की आई, 5 वोल्ट की आई, स्पाइक आई,
तो ये आर एस में डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक होता है इसके ईएसडी डायोड के अंदर। तो ये रेजिस्टेंस जितना होगा उतनी यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगी, उतनी यहाँ वोल्टेज बनेगी जब ये स्ट्राइक आएगी। और ये रेजिस्टेंस कम से कम होगा तो ये सारी वोल्टेज एकदम से ट्रांसफर हो जाएगी ग्राउंड में। और अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस मान लीजिए ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होती है ना, करंट कम फ्लो होती है। वही वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है। वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगी, और जब यहाँ वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगी तो वो वोल्टेज हमारी डेटा लाइन में आईसी के अंदर प्रोसेसर के अंदर जाएगी, तो वो डैमेज कर सकती है। तो ये रेजिस्टेंस जो है कम से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी ये इस वाले ब्रेकिंग वोल्टेज। तो ब्रेकिंग वोल्टेज क्या होती है, इससे पहले हम स्टैंड ऑफ वोल्टेज की बात कर लेते हैं। स्टैंड ऑफ वोल्टेज या वर्किंग वोल्टेज, स्टैंड ऑफ वोल्टेज या वर्किंग वोल्टेज। स्टैंड ऑफ वोल्टेज या वर्किंग वोल्टेज ये होता है, मान लीजिए आपने, अब बात कर लेते हैं इसकी ब्रेकिंग वोल्टेज या वर्किंग वोल्टेज जो कि ये है। उससे पहले बात कर लेते हैं ये वाली वोल्टेज, वर्किंग वोल्टेज। वर्किंग वोल्टेज क्या होती है, मान लीजिए आपकी डेटा लाइन 3.3 वोल्ट की है और आपने ईएसडी डायोड सेलेक्ट करना है, तो उसकी वर्किंग वोल्टेज जो है थोड़ी सी आप इससे ऊपर ले सकते हो। कितनी, मतलब वर्किंग वोल्टेज आप ऊपर नहीं लोगे, आप वर्किंग वोल्टेज 3.3 वोल्ट के आसपास ही लोगे। आप 3.36 ले सकते हो या 3.3 लो तो बेटर रहेगा, कोई बात नहीं। और हाँ, इतनी लोगे आप। ब्रेकिंग वोल्टेज, उससे पहले हम बात करेंगे इसकी वर्किंग वोल्टेज की। वर्किंग वोल्टेज क्या होती है, वर्किंग वोल्टेज जो होती है आपकी, जैसे मान लीजिए आपकी डेटा लाइन है, उसकी वोल्टेज 3.3 वोल्ट है, 3 वोल्ट की डेटा लाइन है, तो आप ईएसडी डायोड की जो वर्किंग वोल्टेज लोगे वो 3.3 लोगे या 3.4 ले लो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। या आप वर्स्ट केस में 3.5 भी ले सकते हो, क्योंकि इतना टॉलरेट कर लेती है आईसी। तो बेटर होगा आप 3.3 ले। तो ये इसकी वर्किंग वोल्टेज या स्टैंड अप वोल्टेज कहलाती है, जिसपे जो ईएसडी डायोड है वो एक्टिव नहीं होता, इस पे ये एक्टिव नहीं होगा। अब होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होती है, आप जैसे देख रहे होंगे ये बी आ रहा है ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो यहाँ से ये ग्राफ नीचे जाना स्टार्ट हो गया। नीचे जाना स्टार्ट का मतलब है ये यहाँ से ऑन होना स्टार्ट हो गया। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होती है इसकी ऑन वोल्टेज होती है रिवर्स डायरेक्शन में, कि रिवर्स डायरेक्शन में वो ऑन होना स्टार्ट हो गया। तो मान लीजिए ये वोल्टेज आपकी 3.6 है, या आप 4 वोल्ट भी सिलेक्ट करते हैं कुछ लोग उस केस में, 3.3 वोल्ट के लिए, या 3.7 या 3.8, वो सब अब जब आप पैरामीटर्स सिलेक्ट करोगे ना तो उसमें सब ये दिया होता है। तो उसमें सारा कुछ देखा जाता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस, ब्रेकिंग क्लैंपिंग वोल्टेज और स्टैंड अप वोल्टेज। तो बेटर होगा आप जो 3.3 के लिए 3.6 करो या 3.7 करो, ये बेटर होगा, क्योंकि 3.6 से ऊपर अगर वोल्टेज आती है तो उसको वो ब्रेक कर देगा। ब्रेक मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगी वो, ऐसे ये वोल्टेज आएगी। तो ये यहाँ पर 3.6 वोल्टेज या 3 जो इसकी स्टैंडिंग वोल्टेज है उसको मेंटेन करके रखेगा। अगर ब्रेकिंग वोल्टेज आपकी 3.7 वोल्टेज है, 3.8 वोल्ट है, तो 3.8 वोल्ट से ऊपर ये वोल्टेज आएगी तो उसको स्पाइक आएगी तो उसको बाईपास कर देगा अपने अंदर से। ये होती है ब्रेकिंग वोल्टेज। जैसे कि जीना डायोड होता है 12 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट से ऊपर आएगी तो उसको बाईपास कर देता है। सेम थिंग यहाँ पर है। अब बात करते हैं क्लैंपिंग वोल्टेज। क्लैंपिंग वोल्टेज क्या होती है, क्लैंपिंग वोल्टेज ये होती है कि ब्रेकिंग वोल्टेज से लेके मैक्सिमम वोल्टेज वो कितनी अपने अंदर से क्लैंप कर सकता है, कितनी अपने अंदर से पास कर सकता है, वो होती है क्लैंपिंग वोल्टेज। तो इसकी वैल्यू भी कम, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा वोल्टेज की स्पाइक आ रही है तो ठीक है, वो अच्छी तरह उसको क्लैंप करेगा। मान लीजिए ब्रेकिंग वोल्टेज आपकी 3.6 वोल्ट है और क्लैंपिंग वोल्टेज आपकी 20 वोल्ट है,
तो ये क्या काम करेगा, क्लैंपिंग वोल्टेज 3.6 से लेके 20 वोल्ट तक आपकी वोल्टेज को क्लैंप कर सकता है। उसमें कैपेसिटी है कि इतनी वोल्टेज को वो क्लैंप कर देगा। अगर 20 वोल्ट से ज़्यादा आती है तो डैमेज हो जाएगा। 20 वोल्ट से 21 वोल्ट की आ रही है, 21 वोल्ट की आ रही है तो डैमेज हो जाएगा। ये इसकी क्लैंपिंग, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज की रेंज है, इसको क्लैंपिंग वोल्टेज बोलते हैं। और ये भी आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, ये वोल्टेज डायरेक्ट मतलब कंटिन्यू नहीं दे सकते। जो ईएसडी डायोड होता है वो हमेशा पल्स की फॉर्म में वर्क करता है। ये नहीं कि आप 20 वोल्ट तक आप डायरेक्ट वोल्टेज दे रहे हो कंटिन्यूसली, ये इस पर खराब हो जाएगा तुरंत एकदम। इसका टाइमिंग होता है 20 माइक्रो सेकेंड या 20 माइक्रो सेकेंड या 30 माइक्रो सेकेंड इसका टाइमिंग होता है, कितनी देर तक वो ये इस पल्स को सह सकता है। तो ये इसका वो होता है। डायरेक्ट आप जीना डायोड में भी नहीं दे सकते। अगर जीना डायोड आपका 12 वोल्ट का है, अगर आप उसको 12.2 वोल्ट दे दे विदाउट सीरीज रेजिस्टेंस के, तो वो तुरंत खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। उसके प्रोटेक्ट के लिए आपको जीना डायोड सीरीज में लगाना होता है। तो सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई होती है। आप कंटिन्यूसली वोल्टेज नहीं दे सकते उसको, ये एचडी डायोड को। केवल ये पल्स पे ही, पल्स को से ही सेफ रहेगा, पल्स को ही वो करेगा। जैसे कि मोस्टली जीना डायोड में लिखा रहता है कि मैक्सिमम पिक पल्स करंट 8 एम्पियर, यहाँ पर ये एम्पियर है, 8 एम्पियर और 20 माइक्रो सेकेंड, 20 माइक्रो सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई पल्स आती है, ये वाली पल्स कोई आती है मान लीजिए ये, तो इसका टाइम ड्यूरेशन भी देखा जाता है, टाइम ड्यूरेशन भी देखा जाता है, ये कितने टाइम के लिए कितना वोल्टेज इसका है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है जीना इसके अंदर करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, जैसे कि ये लिखा हुआ है 8 एम्पियर 20 माइक्रो सेकेंड। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 8 एम्पियर की जो करंट है, 1 एम्पियर की जो करंट है वो ये 20 माइक्रो सेकेंड तक ही झेल सकता है, 20 माइक्रो सेकेंड तक ही बेयर कर सकता है। अगर करंट इससे ज़्यादा टाइम के लिए फ्लो होती है तो वो खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये है। वोल्टेज की हमने बात कर ली। फिर और इसके ये फीचर्स है, जैसे कि ये सिंपल डायोड की तरह ही है। जैसे कि डायनेमिक रेजिस्टेंस इसका और कैपेसिटेंस जो होता है वो मेन फीचर होता है। डायनेमिक रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए वाइल सेलेक्टिंग दी ईएसडी डायोड। और आपका ये रिवर्स करंट है, ये रिवर्स करंट कितनी फ्लो होगी, मान लीजिए रिवर्स करंट वर्किंग वोल्टेज 3.3 वोल्ट पे रिवर्स करंट कितनी फ्लो होगी, तो वो भी कम से कम होनी चाहिए। और आपका जो और इसमें ये और पैरामीटर है फॉरवर्ड कंडीशन में। फॉरवर्ड कंडीशन में हम इसको यूज ही नहीं करते। फॉरवर्ड कंडीशन में इसके पैरामीटर्स है कि फॉरवर्ड कंडीशन में अगर यूज करोगे तो ये कितना इसके वो होता है, वो सब डेटा शीट में दिया होता है। तो फॉरवर्ड कंडीशन में तो हम इसको यूज ही नहीं करते, आपको मोस्टली रिवर्स कंडीशन पे ध्यान देना है। फिर डायनेमिक रेजिस्टेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस कम से कम होना चाहिए। अब मैं इसके ये फीचर्स यहाँ से काउंट कर देते हैं। लो कैपेसिटेंस, अगर आप 0.5 से नीचे लेते हैं तो बेस्ट माना जाता है। क्या होता है कि लो कैपेसिटेंस हम क्यों लेते हैं, लो कैपेसिटेंस का मतलब है भाई, कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई डेटा लाइन पे कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ही होगा वो, ईएसडी डायोड के अंदर होता है ना, तो ऐसे ही वो होगा, ये उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो अगर कोई पल्स आएगी या हमारे डेटा लाइन है तो वो क्या काम करेगी, पहले इसको चार्ज करेगी। और जब इसको चार्ज करेगी, मान लीजिए ऐसी पल्स है, ये इसका फॉल टाइम और राइज टाइम बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहाँ से फिर हमें ऐसी मिलेगी कुछ। उसका फॉल टाइम और राइज टाइम जो बढ़ जाता है। तो ये वो कारण होता है, ये कैपेसिटर ईएसडी डायोड में ये कैपेसिटेंस। हम डेटा लाइन पे ये ऐसे वो नहीं लगाते ना, कैपेसिटर लगाते हैं तो बहुत कम वैल्यू का लगाते हैं, हाई स्पीड लाइन पे हम लगाते हैं लेकिन बहुत कम वैल्यू का होता है। तो ये जो है ये
इसका राइज टाइम फॉल टाइम बढ़ा देता है, तो ये कम से कम होना चाहिए। अब होता है फास्ट रेस्पॉन्स टाइम। फास्ट रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, ईएसडी डायोड है हमारा, मान लीजिए ये ईएसडी डायोड है, ईएसडी डायोड है और इस पे कोई स्पाइक आई है, तो ये का इसका जो टाइम होना चाहिए फास्ट होना चाहिए, यानी कि एकदम से, मान लीजिए आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर कोई आया बंदा तो एकदम से ऑटोमेटिक गेट ओपन हो जाता है कहीं, तो वो उसका फास्ट रेस्पॉन्स कितना है, वो एकदम से गेट जो कितनी जल्दी ओपन होता है वो उसका फास्ट रेस्पॉन्स होता है, कितनी जल्दी ये पास करा सकता है। तो ये 1 नैनो सेकंड होता है और पिको सेकंड में भी आते हैं, तो मोस्टली आपको नैनो सेकंड का सिलेक्ट करना चाहिए। फिर आपको लीकेज करंट मैंने बता दिया, बहुत कम से कम होना चाहिए लीकेज करंट और स्टैंडर्ड वोल्टेज मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड वोल्टेज और वर्किंग वोल्टेज सेम होती है। ब्रेकिंग वोल्टेज मैंने आपको बता दिया ये, और लो एचडी क्लैंपिंग वोल्टेज मैंने ये भी बता दिया। लो एचडी क्लैंपिंग वोल्टेज का मतलब क्या होता है, लो का मतलब होता है कि उसके अंदर जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी वोल्टेज वहां पर ड्रॉप होगी। क्लैंपिंग वोल्टेज आई ये, और रेजिस्टेंस अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, इतना को तो ये रिमूव कर देगा यहाँ से यहाँ तक को, लेकिन यहाँ पर कुछ वोल्टेज बन जाती है, वो बनती है रेजिस्टेंस के कारण। तो ये रेजिस्टेंस आपका जितना कम से कम होगा उतना अच्छा होगा, उतनी यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कम होगी, तो इसको बोलते हैं लो क्लैंपिंग वोल्टेज। ये क्लैंपिंग वोल्टेज वो नहीं कि आप ये वाली वोल्टेज ले रहे हो, ये तो आप जितनी क्लैंपिंग वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा होगी, वैल्यू उसकी रेंज जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतनी अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको हैंडल कर पाएगा स्पाइक को। अब बात करते हैं मैक्सिमम पिक पल्स करंट। मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम पिक पल्स करंट, ये यहाँ पर दोबारा आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। लोअर डायनेमिक रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। जंक्शन कैपेसिटेंस, इसके अंदर जो जंक्शन होता है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। और दीज डिवाइस आर पीबी फ्री होनी चाहिए, हेलोजन फ्री होनी चाहिए, और पीएफआर या हेलोजन एक ही बात होती है, ये सब फ्री होनी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, और आप अब अपने आप से ईएसडी डायोड सिलेक्शन कर पाओगे। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हो तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ईएसडी डायोड कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।